स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। VIMP इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम आपके लिए लड्डू संकलन है। अगर आप प्रश्न देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि हाँ, जो प्रश्न है वो एक लेवल, एक स्तर के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, पूछ रहा है बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। तो पहली बार सुन रहे हैं कुछ बच्चे बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है कौन है। ऑप्शन मैंने 4 रखे हैं। ऑप्शन ए आपके लिए नागार्जुन है, ऑप्शन बी आपके लिए राजेंद्र यादव है, ऑप्शन सी आपके लिए नामवर सिंह है, ऑप्शन डी आपके लिए महादेवी वर्मा है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, महादेवी वर्मा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार पूछ रहा है। वैसे आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में हिंदी साहित्य की पूरी अपनी एक अलग स्पेशल प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें हिंदी साहित्य के मैंने आपको आधुनिक युग, ठीक है, जो क्या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, आधुनिक काल का प्रथम युग था, जो कब 1850 से 1900 तक चला था, उसके बारे में बताया, जिसके एकमात्र कवि या लेखक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, उनके मूल नाम बताया था, उपाधि बताई थी, क्या कितनी थी, उनकी प्रमुख रचनाएं बताई थी, उनकी पत्रिका प्रमुख थी। 3 पत्रिका मैंने आपको बताई थी कि भारतेंदु का क्या, भारत में कवि वचन सुधा उनकी क्या है, प्रमुख पत्रिका है, जो 1868 ईस्वी में मासिक पाक्षिक साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती है। मैंने वही उनकी प्रमुख रचनाएं बताई थी आपको। ठीक है, क्या बताई थी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, पाखंडन विखंडन, रत्नावली, वैदिक हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र। ये किसकी रचना है, सभी हरिश्चंद्र की है। ठीक है, क्या बताया, आधुनिक काल का प्रथम युग हो गया, भारतेंदु युग को कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया, उसी के जो दूसरा युग आता है वो आपका आता है छायावादी युग। ठीक है, जिसके प्रसिद्ध कवि मैंने बताया आपको, छायावादी के बृहत्तरी तथा ब्रह्मा विष्णु के महेश के नाम से जाना जाता है सूर्य। ठीक है, सूत्र क्या है, सूर्य प्रसाद महादेव शंकर। सू से आपका सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रसाद से आपका जयशंकर प्रसाद, महादेव से महादेव वर्मा, शंकर से आपका सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो छायावादी के 4 प्रमुख कवि हैं, इंपोर्टेंट हैं। आपको बताया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मूल नाम क्या था, झारखंडिया कलाधर था। ठीक है, ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि सीरीज लंबी हो जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं, कामायनी किसकी है, लहर, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम, झन्ना, आंसू। ठीक है, महादेवी वर्मा छायावाद की है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के हैं, और तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाभ के क्या है, छायावाद के कवि हैं। उसके बाद मैंने आपको द्विवेदी युग बताया। ठीक है, देखो जो द्विवेदी युग था उसमें भगवान ने 2 रूपों में जन्म लिया था। एक राम जी के रूप में लिया था, कहाँ लिया था, अयोध्या में लिया था। ठीक है, राम से हो गया आपका रामधारी सिंह दिनकर, द्विवेदी युग के हो गए अयोध्या में जन्म लिया था अयोध्या सिंह उपाध्याय। वैसे जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है, सोहन किसका पर्यायवाची है, श्री कृष्ण भगवान के पर्यायवाची है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहन लाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं द्विवेदी युग में। मैंने उसके बाद आपको जो तीसरा युग था वो बताया था। ठीक है, तीसरा जो युग आता है वो क्या आता है, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, नई कविता कहा जाता है, या नई कविता कहा जाता है, जिसके प्रमुख मैंने आपको बताया दिनकर हो गए। ठीक है, और क्या क्या बताया, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, सोहन लाल हो गए। ठीक है, तो ये आपके किस में आते हैं, ये आपके नई कविता के युग में आते हैं। ठीक है, तो वही नई कविता युग से बिलोंग करते हैं हमारे क्या, बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक। तो ठीक है, तो ये तो नहीं है, उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नागार्जुन क्या है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। देखो बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है, इंपोर्टेंट है, कुरु कुरु स्वाहा के रचयिताकार हैं। तो कौन है कुरु कुरु स्वाहा, इंपोर्टेंट है, VIMP है, 5 स्टार लगा लेने हैं। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है, कमलेश्वर है, या धर्मवीर भारती है, या मनोहर श्याम जोशी है, या विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, 4 आंसर से जल्दी बताओ मुझे, कुरु कुरु स्वाहा, क्या कुरु कुरु स्वाहा के रचनाकार कौन है, तो कौन है, श्याम। श्याम की भक्ति में आपको क्या बोलते हो, स्वाहा स्वाहा
स्वाहा। श्याम मतलब हो गया आपके कृष्ण जी, ठीक है। श्याम रंग सांवला रंग किसका? कृष्ण जी का है। बड़े मनोहर लगते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए क्या यज्ञ किया जाता है, जिसे कुरु कुरु स्वाहा, ये आपको समझाने का, ठीक है। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा अगर आप आ जाए, स्वाहा यज्ञ करने के लिए किसे? श्याम जी को प्रसन्न, श्याम मतलब कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कहा जाता है, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिताकार कौन है? मनोहर श्याम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3 है आपके लिए, राजा भोज के सपना पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, का हो जाएगा, ठीक है, वर्तनी भी सुधार करना है। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है, या राजा लक्ष्मण सिंह है, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, या लाला श्रीनिवास दास है। 4 ऑप्शन से आपको बताना है राजा भोज का सपना, ठीक है। सपना किसका पूरा होता है? जो किसके शरण में होते हैं? शिव के शरण में होते हैं, ठीक है। शिव के शरण में होते हैं, शिव स्वरूप ने क्या प्रसाद मिलता है और उनका क्या भोज का सपना पूरा होता है। ये ट्रिक है समझने का, ठीक है। राजा से आपको राजा आ जाना है, भोज का सपना, सपना किसका पूरा होता है? जो शिव के शरण में होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी द्वारा राजा भोज की सपना पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र था, तो कहाँ था? 4 ऑप्शन दिया। जो भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र था, जिन्हें क्या आधुनिक काल का प्रथम युग कहा गया, भारतेंदु युग, उसके समय साहित्य का मुख्य केंद्र था, काशी था, या कलकत्ता था, या इलाहाबाद था, या लखनऊ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा। भारतेंदु के समय साहित्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? काशी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करना है। यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, किसने ऐसा कह दिया कि जो क्या है भारतीय कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है वो प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आपका रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन एवं नवीन का क्या है समन्वय करने में है? तो ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए मुहावरा है, व्याकरण से रखा है, हिंदी व्याकरण से, कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। इजी है। ऑप्शन 4 आपके लिए है। ऑप्शन ए है बेबस होना, ऑप्शन बी निर्लज्ज होना, ऑप्शन सी इज्जत चली जाना, ऑप्शन डी विनम्र हो जाना। ठीक है, तो नाक काट दिया, तूने तो मेरा नाक काट दिया, तुमने तो मेरी नाक काट दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं का नहीं छोड़ा मतलब इज्जत चली जाना। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है आपके लिए, पतितोद्धार में कौन सा समाज है? ठीक है, पति या उद्धार, पतितोद्धार में कौन सा समाज है? ऑप्शन ए द्विग समाज, ऑप्शन बी द्वंद्व समाज, ऑप्शन सी तत्पुरुष समाज, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समाज। तो आपको बताना है पतितोद्धार में कौन सा समास है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट बताओ मुझे। तो तत्पुरुष समास किसमें? पतितोद्धार में क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या होता है तत्पुरुष समास? बताइए मुझे, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? बताया है मैंने, आपका जो हिंदी वाला भाषा वाली मेरी सीरीज है यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है कि तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, आप वहाँ व्याख्यात्मक रूप में पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बता दो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। चलो उससे पहले मुझे बता दो कि समास के भेद कितने हैं। ठीक है, कितने भेद हैं बता दो। तो समास के 6 भेद हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अब तक। शॉर्ट ट्रिक इसका याद रखना है, द्वंद्वी अब तक। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। समास के कितने भेद? 6 भेद। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, अव्ययी भाव समाज, बहुवीर्य समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज। वहीं तत्पुरुष समाज के और भी भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदाय तत्पुरुष हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो आपसे पतितोद्धार में कौन सा समास है? मैंने बताया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास किसे कहते हैं मुझे आप बताओ। तत्पुरुष समास आखिर है क्या? अगर पूछ रहा है तत्पुरुष समास तो आखिर है क्या मुझे बताओ। तत्पुरुष समास जल्दी कोई भी बताओ। देखो तत्पुरुष क्या होता है? जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है वो क्या होता है? तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है, और उत्तर पद क्या होता है इसका? बताओ मुझे।
प्रधान होता है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने क्या बताया, तत्पुरुष समास के भी अलग अलग भेद हैं, 6 भेद हैं मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो प्रतिद्वंद्वार में पहला पद क्या है, गौण है, और दूसरा पद क्या है आपका, उत्तर है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिद्वंद्वार में कौन सा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 8 कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या है। तो आपको बताना है, बहुत ही इजी है। षड्यंत्र का संधि विच्छेद ऑप्शन ए आपका षट ध्वनि यंत्र, टो के ऊपर हलन भी लगा देना है, षट ध्वनि यंत्र, षड ध्वनि यंत्र। सी है आपका षट ध्वनि यंत्र और डी है षड ध्वनि यंत्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए मुझे, कितने बच्चे से पास कर पाएंगे आप बताइए मुझे षड्यंत्र का। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, षट ध्वनि यंत्र। टो के आगे नीचे क्या होना चाहिए, हलन तो होना चाहिए। षट ध्वनि यंत्र बराबर क्या होता है, षड्यंत्र होता है। क्वेश्चन आपके लिए 9th है, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आपको पहले पता होना चाहिए प्रत्यय उपसर्ग क्या है, तभी तो आप बताओगे ना कि चुनाव में कौन सा प्रत्यय क्या हुआ है, प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, मतलब यूज हुआ है। तो आपको पहले यही आना चाहिए कि किसे प्रत्यय कहते हैं, किसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रत्यय उपसर्ग पता नहीं है तो आप इसे बना नहीं सकते हो। तो बताओ मुझे, किसे प्रत्यय कहते हैं, किसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या होता है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तभी आप जान पाओगे कि चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जो शब्द या शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश क्या शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, तो चुनाव, आव जुड़ा है इसके पीछे। ठीक है, चुनाव हो गया ना, आव जुड़ के इसका क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो पीछे जुड़ने से जो शब्दों का अर्थ बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। तो चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, आव। आव मतलब आव प्रत्यय छुपा हुआ है, चुनाव, आव आ रहा है ना। तो प्रत्यय शब्दों के पीछे छुपे होते हैं और अर्थ को भिन्न करते हैं। तो और उपसर्ग आगे छुपे होते हैं। ठीक है, उपसर्ग मतलब आगे होते हैं। बताओ मुझे कोई उपसर्ग का मुझे उदाहरण दे दो, उपसर्ग का मुझे उदाहरण दे दो। उससे पहले मुझे और चलो एक दो और बता दो। प्रत्यय शब्द सामाजिक, सुगंधित, भुलक्कड़, मिठास, ये सब क्या है, प्रत्यय की क्या है, उदाहरण है। मुझे एक उसका बता दो, उपसर्ग का उदाहरण बता दो, कोई एक उपसर्ग का उदाहरण मुझे बता दो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उपसर्ग का उदाहरण बताना। ठीक है, आगे जुड़ के अर्थ बदल देते हैं शब्द के, उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ के शब्द के अर्थ को बदलते हैं, प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपके लिए, सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन एक है व्यावसायिक है, ठीक है, दूसरा है व्यावसायिक है, ठीक है, तीसरा है व्यावसायिक है, चौथा आपका क्या है, व्यावसायिक है। तो आपका सही वर्तनी वाला, ठीक है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर आपका क्या, ऑप्शन डी आपका व्यावसायिक होता है राइट आंसर। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 11वां, जूता का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए उपाना, ठीक है, ऑप्शन बी चर्म पादुका, ऑप्शन सी पदत्राण, ऑप्शन डी ये सभी। तो जूते के पर्यायवाची सभी हैं। ठीक है, उपनाह भी जूता का पर्यायवाची है, चर्म पादुका भी है, और पदत्राण भी क्या है, जूता का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 12 है कि एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सोना, आंसू, योद्धा, सांभा। ठीक है, आंसुएं बहुवचन, आंसू, ठीक है, तो नहीं होगा, सोना भी नहीं हो सकता, आंसू भी नहीं हो सकता, सांबा भी नहीं हो सकता। योद्धा क्या आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, या एक वचन में तुम युद्ध बोल देते हो, युद्ध बोलते हो क्या, नहीं ना, एक वचन में भी योद्धा और बहुवचन में भी योद्धा। ठीक है, या तो एक वचन में आप युद्ध, युद्ध बोलोगे, नहीं बोलोगे तो योद्धा शब्द क्या है, एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, पद दलित में कौन सा समास है, आपको बताना है पद दलित में कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास मैंने बता, पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, तो पद दलित में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, बोली में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने बताया कि क्या शब्दों के पीछे जुड़ के उनके अर्थ को बदल देता है। बोली, ई, बोली, ई आ रहा है ना, तो ई आके पीछे शब्द को बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोली में क्या, ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण में निम्न में से किसका कथन है। ठीक है, व्याकरण भाषा का जो व्यावहारिक विश्लेषण है निम्न में से किसका कथन है, किलपेट्रिक का है, या हर्बर्ट का है, क्रो और क्रो का है,
एच स्वीट का है। तो आप मुझे क्वेश्चन 15 का आंसर बताएंगे किसका है। तो ये आपका एच स्वीट का क्या है, कथन है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। अंतिम स्लाइड है आपके लिए, पूछ रहा है, इंपोर्टेंट है, वंदे मातरम के रचयिता कार कौन है। तो ऑप्शन 4 आपको दी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, सोहनलाल द्विवेदी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान होगी। ये तो सोहनलाल कहीं से नहीं हो सकते हैं इसके, और आपकी सुभद्रा कुमारी भी नहीं हो सकती है क्योंकि हिंदी साहित्य के हैं। अब आपके पास 2 आंसर बचे, ठीक है। देखो, रविंद्रनाथ द्वारा प्रसिद्ध गीतांजलि लिखी गई। अब आपके पास क्या बचा, एक आंसर बचा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या लिखा गया, वंदे मातरम गीत लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नेक्स्ट है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, 17 पूछ रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ला। पंचतंत्र आपको लग रहा है कि संस्कृत का कोई क्या होगा, लेख होगा। तो प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य, भगवती चरण हिंदी साहित्य, रामचंद्र हिंदी साहित्य, ये सभी हिंदी साहित्य के हैं। तो आपको क्या लगना है, विष्णु क्या संस्कृत के हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के अगर लेखक की बात करें तो आपको क्या, विष्णु शर्मा से लगाना है, ठीक है। क्योंकि प्रेमचंद्र से हिंदी साहित्य की बिल्कुल मृदुता या मधुरता झलकती है, भगवती चरण से भी झलकती है, रामचंद्र शुक्ल से भी झलकती है, लेकिन विष्णु शर्मा जी क्या पंचतंत्र के लेखक हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट है, जूही के कली किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तीनों हमारे चारों राइटर क्या है, छायावादी युग के राइटर हैं, ठीक है। छायावादी युग के राइटर हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, झारखंडी कला के नाम से जाना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, ठीक है। इन्हें किस नाम से, इनकी प्रमुख निराला टाइटल है, इनका प्रमुख रचना इनकी कुकुरमुत्ता बहुत बार पूछा गया है, पंत जी, ठीक है। चिदम्बरा के किस कृति के लिए दिया गया है ना, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, चितेरे कवि हैं। चिदम्बरा किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ दिया गया था, ठीक है। ज्ञानपीठ किस कृति के दिया गया था, चिदम्बरा के लिए 1968 में, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा, निहार नीरजा, महादेवी वर्मा की क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। तो जूही की कली किसकी है, तो मुझे बताओ जूही की कली किसकी है। तो ये आपका किसकी है, निराला जी की, ठीक है। जूही मतलब एक फूल है, उसकी कली क्या होते हैं, निराले होते हैं, मन को भावने वाले, बिल्कुल निराले होते हैं। जूही फूल है, उसकी कली क्या होते हैं, निराले होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, बता दो मुझे। ऑप्शन ए प्रसाद जी की है, ऑप्शन बी पंत जी की है, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी की है, ऑप्शन डी आपका क्या है, नागेंद्र जी की है। तो किसकी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। नीड का निर्माण फिर से किसकी रचना है, तो ये हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, हरिवंश बच्चन राय जी की क्या है, प्रमुख कविता है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगाते हुए चलना है। क्वेश्चन 20 है आपके लिए, चित्रलेखा किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन ए वृंदावन लाल हो गए, वर्मा जी हो गए, ऑप्शन बी कमलेश्वर हो गए, ऑप्शन सी नागार्जुन हो गए, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, भगवती चरण वर्मा। तो चित्रलेखा, ठीक है। एक चित्र अपने मन में बसा लो, किसकी बसा लो, बता दो मुझे, भगवती वर्मा की बसा लो, ठीक है। भगवती मतलब माँ देवी भगवती की एक चित्र अपने मन में बसा लो, आपके सारे कार्य क्या होंगे, पूर्ण होंगे, सफल होंगे। ट्रिक क्या है, एक चित्र अपने मन में बसा लो, किसकी बसा लो, भगवती चरण वर्मा जी की बसा लो। तो दोस्तों ट्रिकी वे में मैंने आपको सारी 20 क्वेश्चन तो थे, लेकिन मैंने व्याख्या किसने की, मैंने 100 प्रश्नों की व्याख्या करके रख दी, ठीक है। जितने इंपोर्टेंट होंगे उतने प्रश्नों की आपके लिए व्याख्या की। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को आप संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। हिंदी साहित्य या व्याकरण आपके लिए इजी वे में समझाया गया है, सारा भाषा हो गया, ठीक है, स्वर हो गए, वाक्य हो गए, व्यंजन होगी, ठीक है, वहीं उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि हो गए, समास हो गए, ठीक है। जितने भी हिंदी व्याकरण के इंपोर्टेंट आपके लिए होता है, छंद, चौपाई, ये सब मैंने आपको अच्छे से ट्रिक में समझाया है। वहीं साहित्य के मैंने आपको तीनों युग समझाए हैं, छायावादी हो गया, आधुनिक युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, और नई कविता का युग या प्रयोगवादी या प्रयोग क्या, ये मैंने आपको सब इजी वे में समझाया है। वहीं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी वीडियो अवेलेबल हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो अगर चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और अपना अधिक से अधिक प्यार मुझे दे सकते हो। हम आपके लिए, आप हमारे लिए। थैंक यू सो मच।